हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। तो साथियों, बस कुछ दिन और बचे हैं आपके सीटेट का एग्जाम में। और दोस्तों यकीन मानिए कि सीटेट का एग्जाम बिगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो साथियों, आपको ये बता दूं मैं कि जो बाकी के बचे हुए दिन हैं, इसमें जल्दी से जल्दी आप लोग किस तरह से प्रीवियस ईयर को पेपर को करें, अपने कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि ये पेपर कॉन्सेप्चुअल होता है, ज़्यादा फैक्चुअल उतना नहीं होता है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं देखने। चलिए दोस्तों, आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो इंग्लिश और हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, यानी कि लैंग्वेज वाला पोर्शन। इसमें मैं आपको पहले से ही बताते चलूँ, इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे और हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे हम लोग आज सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों, प्यारे साथियों। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 2024 का पेपर है, दिसंबर का, है ना। इससे पहले हम सीडीपी सीडीपी एसएसटी वाला पोर्शन और बाकी की जो 2024 का ये जो पेपर है जुलाई वाला वो सॉल्व कर चुके हैं। 2026 का जो पेपर था अपना फरवरी वाला वो सॉल्व कर चुके हैं। 2025 का जो पेपर था अपना वो सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको ये सब देखना है तो हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे जिसका नाम है द ब्लैक माउंटेन अकेडमी, इस पे एक ऑलरेडी हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है बाय द नेम ऑफ सीटेट। आप वहाँ जाइए, सारी के सारी प्रीवियस ईयर की जो पीवाई की सीरीज है उसको देखिए और अपना काम आसान बनाइए दोस्तों। तो साथियों, मेरे प्यारे साथियों, इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो पैसेज से रिलेटेड है। तो पैसेज को किस तरह डील किया जाता है, किस तरह टैकल किया जाता है, वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो पैसेज को पढ़ने का तरीका है, पर हाँ दोस्तों, एक चीज और बता दूं, पैसेज को करने का एकमात्र तरीका यह है कि बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्मार्ट एकदम नहीं बनना है, सिंपल फोकस करना है क्या लिखा है पैसेज में। ठीक है, अपने से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, एक दो रीडिंग करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी जल्दी कर लेंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ दोस्तों। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा सिलेबस क्या है, मेरे क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, द मेटियोर एक्सप्लोजन इन 2013 इन रसिया वाज वॉच्ड बाय पीपल ऑन। तो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो मेटियोर एक्सप्लोजन जो हुआ रसिया में 2013 में, वो कहाँ देखा गया, उसके बारे में क्वेश्चन है। फिर सम ऑफ दीज फैक्ट्स आर इरोनियस। ठीक है, ये है। ठीक है, फिर व्हाट शुड वी नॉट टेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया लाइटली, व्हाई शुड वी नॉट टेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया, ये है। फिर हमारा एक क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज मेंशन इन पैरा 1 इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर है। फिर उसके बाद में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में अपना ये है, ये तो वर्ड पे डिपेंडेंट है। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से हम तुरंत प्रभाव से इस पूरे पैसेज को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी बहुत शानदार तरीके से। और साथियों, ना सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही होगी बल्कि ये वीडियो भी अच्छे से, ये टेक्स्ट भी अच्छे से अवेलेबल होगा, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑन 15 जनवरी 2009 several interesting things happened. A plane crash landed into the Hudson River right in the middle of New York City. ठीक है, the pilot, crew and 155 passenger escaped safely. But then something else happened. Jim was nearby and watched the event happen. Event happen. He immediately tweeted. तो देखिए मिल गया, आंसर मिल गया दोस्तों। He immediately tweeted that he had just seen a plane crash in the Hudson. From there, the news spread quickly. People contacted him immediately and asked him what was happening. And other people on the street took photos and videos with their phones and posted them online. Ordinary people suddenly become journalists. It was 15 minutes before the news broke on official news channels. Photos, videos, and tweets from ordinary people at the scene of dramatic events now provide the words and images that describe events in the news. When a meteor exploded over a Russian city in 2013, millions of people around the world watched videos and photos of the event on Facebook. ये मिल गया जवाब दोस्तों। ठीक है, कि फेसबुक पे देखा गया था। एंड यूट्यूब। ठीक है, देख लेंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों दिया जाएगा। सोशल मीडिया कैन ऑल्सो सेव लाइव्स। इन जनवरी 2010 एन अर्थक्वेक हिट द कैरेबियन आइलैंड ऑफ हेती। ठीक है, द गवर्नमेंट सेड दैट देयर हैड बीन एन अर्थक्वेक, but they didn't give many details at first. Meanwhile, people living in the disaster area were posting photos and eyewitness accounts on Twitter and Facebook and telling the world that it was an emergency and houses were collapsing. A local radio a local radio presenter used this information to help people find family members, and people even phoned this program to ask if their relatives were safe. चलिए आगे बढ़ जाते हैं। न्यूज ट्रेवल्स फास्ट ऑन सोशल मीडिया, बट false stories spread just as quickly as the truth. Some of these facts are erroneous, others are deliberate hoaxes. Hoaxes remind us that not everything people post and publish is reliable. ठीक है, but social media can change our lives for the better. चलिए अभी के करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
द मेटेओर एक्सप्लोजन इन 2013 इन रसिया वाज वॉच्ड बाय द पीपल ऑन, देख लेते हैं, फेसबुक एंड यूट्यूब। ये रहा इसका जवाब, ये रहा इसका जवाब। ठीक है, तो ट्विटर पे तो वो क्या डालता है, ट्विटर पे तो वो उस इंसिडेंट के बारे में डालता है जो हडसन रिवर में हो रहा है, ठीक है, ना कि मेटियोर के बारे में। मेटियोर यूट्यूब के साथ साथ, क्योंकि फेसबुक भी है तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। फेसबुक और यूट्यूब दोनों एक ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स, ये तो गलत है भाई, आप लोगों को पता है। मैंने बोला है दिमाग नहीं लगाना है, जो उसमें पैसेज में दिया है वो बताना है दोस्तों। जितना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं उतना ही ये लोग उछलने लगता है। ऑफकोर्स दिमाग लगाना है, अगर किसी क्वेश्चन का क्लियर आंसर आपको नहीं मिल रहा है तब अपना कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों। कॉमन सेंस से भी इस तरह के पेपर सॉल्व हो सकते हैं। सम ऑफ दीज फैक्ट्स आर इरोनियस, द एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो एरोनियस के लिए एंटोनिम खोजना है भाई। क्या फॉल्टलेस है ये, क्या फॉल्टलेस होगा इसका, बिल्कुल फॉल्टलेस होगा इसका, सही आंसर फॉल्टलेस है। कैसे, इरोनियस का मतलब होता है इनकरेक्ट या रॉन्ग, और फॉल्टलेस का मतलब होता है करेक्ट और या फिर फ्री फ्रॉम एरर्स होता है दोस्तों। फॉल्टलेस का मतलब जिसमें कोई एरर ना हो, ठीक है। इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है, जो कि एक्यूरेट नहीं है, यानी कि जो शुद्ध नहीं है, यानी अशुद्ध, ठीक है। ठीक है, इनवैलिड क्या होता है दोस्तों, इनवैलिड क्या होता है, अमान्य, ठीक है। तो ये तो अपोजिट हो गया इसका, इसका ये तो मतलब इसका सिनोनिमस हो गया। और सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग क्या होता है दोस्तों, आश्चर्यजनक, ये तो एकदम ही अनरिलेटेड है, इससे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। वाई शुड वी नॉट टेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया लाइटली, ठीक है, बताओ क्यों नहीं लेना चाहिए हमको सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज आ रही है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए, फैक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, द फैक्ट्स आर इरोनियस, द फैक्ट्स आर इरोनियस। देखिए कहता है, पैसेज ये मेंशन करता है कि सम फैक्ट्स आर इरोनियस बट नॉट ऑल, ठीक है। तो इसीलिए इससे बेहतर हमको आंसर ढूंढना पड़ेगा। ये हालांकि हो सकता है एक आंसर, एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। स्ट्रेंजर्स कैन कॉल यू टू सीक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, ये अगर पैसेज के सेंस में देखा जाए तो हैती में यही हुआ था, बट वो पूछ रहा है कि क्यों नहीं बिलीव करना चाहिए, ठीक है, मतलब क्यों लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इससे बेटर ढूंढना होगा। दे कैन चेंज आवर लाइफ फॉर द बेटर, क्या ये है, ठीक है। हाँ ये पॉजिटिव तो है, बट ये आंसर नहीं है। न्यूज पोस्टेड आर हॉक्सेस एंड कंफ्यूजिंग, ये है, इसीलिए नहीं लेना चाहिए। क्या कहता है राइटर, कहता है, राइटर कहता है सोशल मीडिया पर सूचना तेजी से फैलती है, इसीलिए गलत या फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन भी तेजी से फैल सकती है, तो इसीलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे राइट हो। चलिए 94 देख लेते हैं दोस्तों। 94 कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज मेंशन इन पैरा 1 इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। देख सकते हैं, जिम वॉच द क्रैश एंड ट्वीटेड, तो भाई ठीक है देख लिया। पीपल स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग जिम फॉर अपडेट न्यूज, तो ये तो इसके बाद में हुआ ना, तो ये तो इसके बाद में हुआ। अपलाइन क्रैश इनटू द हडसन रिवर, तो ठीक है, न्यूज क्रैश वाज ब्रॉडकास्ट 15 मिनट्स लेटर, तो सबसे पहले ये हुआ दोस्तों। फिर ये हुआ, टू ये हो गया, ठीक है, टू ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ, तो सबसे पहले हो गया हमारा सी, फिर उसके बाद में हमारा हो गया ए, फिर उसके बाद में क्या हो गया बी, है ना, उसके बाद में बी अपना, और फिर एक ही बचता है वो है डी, तो ये सबसे बाद में हो रहा है। तो ये आंसर है इसका, ढूंढो सी ए बी डी ढूंढो। सी ए बी डी एक ही जगह दिया हुआ है, ये सही आंसर है हमारा। चलिए ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता है ना, ठीक। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ प्लेन क्रैश्ड ऑन 15 जनवरी 2009, क्या ये सही है दोस्तों, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये प्लेन क्रैश हुआ था 15 जनवरी 2009 को। 155 पैसेंजर एस्केप्ड बट द पायलट लॉस्ट हिज लाइफ, क्या ये सही, ये सही है, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है ये, क्यों गलत है, पायलट क्रू और 155 सारे के सारे लोग इसके वो सेफली स्केप कर गए थे ना, तो पायलट ने अपनी जान नहीं गवाई थी, यहाँ पे गलत हो गया। जिम एन ओवरलुकर पोस्टेड पिक्चर्स ऑन फेसबुक, नहीं भाई फेसबुक पे पोस्ट नहीं की थी, उसने ट्विटर पे पोस्ट की थी दोस्तों, ठीक है, ट्विटर पे पोस्ट की थी, इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। ए एंड बी आर करेक्ट बट सी इज इनकरेक्ट, बताओ क्या है इसका सही जवाब, नहीं, ए एंड बी आर करेक्ट नहीं, बी गलत है। सी इज करेक्ट बट ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। ए इज करेक्ट बट बी एंड सी आर इनकरेक्ट, तो ये थर्ड आंसर है हमारा इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आ जाते हैं 96 क्वेश्चन पे। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनोलॉजी, गिवन वर्ड की एनोलॉजी कंप्लीट करनी है हमको। ड्रामेटिक एक्साइटिंग हॉक्स और, ठीक है, जिस तरह ड्रामेटिक एक्साइटिंग होती है, ड्रामेटिक एक्साइटिंग से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से ड्रामेटिक और एक्साइटिंग सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हॉक्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, हॉक्स का मतलब होता है डिसेप्शन, तो डिसेप्शन ये रहा हमारा। मीडिया पोस्ट तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल भी नहीं होगा, एक्सक्यूज भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। न्यूज ऑन सोशल मीडिया, न्यूज ऑन सोशल मीडिया क्या होती है दोस्तों, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। न्यूज ऑन सोशल मीडिया क्या होती है, आर रिलायबल होती है क्या, ठीक है। देखिए पैसेज ने जो बोला है वो बोला है कि हॉक्स हो सकती हैं,
ठीक है, तो पैसेज हमको वार्न कर रहा है, तो हम इसको रिलायबल तो नहीं मान सकते। ठीक है, ट्रेवल फास्ट ये माना है, ये सही बोला है, तो ये है सही है। न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया ट्रेवल फास्ट सही है। हाँ, डेलिबरेट हॉक्सेस होते हैं, डेलिबरेट हॉक्सेस ओनली सम आर हॉक्सेस होते हैं, सारी की सारी न्यूज़ हॉक्सेस नहीं होती, तो ये भी गलत है। और इनसिग्निफिकेंट होता है क्या? नहीं, इनसिग्निफिकेंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट होता है, इसीलिए हैप्पी वाला इशू बताया उन्होंने, तो ये भी हमारा गलत हो गया दोस्तों, तो हमारा टू सही है इसका। चलिए 98 देख लेते हैं तुरंत। ठीक है, 98 क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। बट सोशल मीडिया कैन चेंज आवर लाइफ्स फॉर द बेटर। तो चेंज आवर लाइफ, लाइफ यहाँ पे क्या है? नाउन है दोस्तों। ठीक है, नाउन है यहाँ पे। ठीक है, और बेटर क्या है यहाँ पे? वो एडवर्ब है। ठीक है, वो एडवर्ब है, तो ढूंढ लो नाउन और एडवर्ब कहाँ है। नाउन और एडवर्ब ये रहा फर्स्ट में, तो हमारा आंसर मिल गया हमको। नाउन क्या होता है? इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब चेंज। ठीक है, चेंज और लाइफ। बेटर एडवर्ब है, फॉर द बेटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, समझ आ गया भाई? तो क्या है? लाइफ मीन्स एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेंस या वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ पीपल, तो इट इज अ नाउन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कहाँ थे भाई? हम कहाँ थे? समझ गए भाई? आंसर मिल गया इसका? आंसर मिल गया इसका? चलिए अब 99 पे आ जाते हैं। 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्या क्या रीड आउट कर रहा है 99? एक मिनट भाई। हाँ, एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो दोस्तों 99 देख रहे थे हम। ऑर्डिनरी पीपल सडनली बिकम जर्नलिस्ट मीन्स। ठीक है, बताओ भाई इसका क्या मतलब है? ठीक है, दे स्टार्टेड पोस्टिंग न्यूज बाइट्स पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। पॉजिटिव है, देखते हैं। दे हेडेड टुवर्ड्स मीडिया हाउसेज टू सीक एम्प्लॉयमेंट, नहीं ये नेगेटिव है। ठीक है, दे स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग जिम टू नो द डिटेल्स। ठीक है, नहीं ये सिर्फ जिम के बारे में बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में बात हो रही है जिनके हाथ में सोशल मीडिया होता है। दे लेफ्ट द जॉब्स वेयर दे वर एम्प्लॉयड, नहीं ये भी नेगेटिव है, तो हमारा पॉजिटिव ये हो जाएगा, इसलिए हमारा इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारा इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है ना? चलिए अब 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 क्वेश्चन कह रहा है जी, रीड द पॉइंट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 100 to 105। ठीक है, ठीक है, चलिए रीड आउट कर लेते हैं इसको दोस्तों। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, with the wonderful water round you tried curled, and the wonderful grass upon your breast, world you are beautiful dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and waves the mills and talks to itself on the tops of the hills. You friendly earth, you friendly earth, how far do you go? With the wheat fields that nod and the rivers that flow, with the cities and gardens and cliffs and islets, and people upon you for thousands of miles. Oh, you are so great, and I am so small. I tremble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, "You are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth can't." चलिए, what does the underlined word refers to? ठीक है, it walks on the it walks on the water, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है विंड। क्या कहता है वो? द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर, यही है ना सेंटेंस? तो ये हमारा विंड हो गया इसका जवाब। कोई दिक्कत? रिवर नहीं है, ग्रास नहीं है, अर्थ नहीं है, तो विंड हो गया इसका जवाब। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इट जो है वो एक प्रोनाउन है दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा। चलिए 101 देखते हैं। इन द लाइन विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, द वर्ल्ड कर्ल्ड मीन्स। बताओ भाई, कर्ल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? बता दो भाई। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो आर्ट नहीं होगा जवाब, इसका होगा सराउंडेड।
ठीक है, कर्ल्ड का मतलब होता है सराउंडेड, चारों तरफ से लिपटा हुआ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्या, द ब्यूटी एंड इज प्रेजेंट एंड पास नहीं, द प्लांट एंड ग्रो ऑफ द अर्थ नहीं, ब्यूटी एंड वास्टनेस ऑफ अर्थ, ये डिफाइन किया गया है, ब्यूटी एंड वास्टनेस ऑफ द अर्थ। कविता में पृथ्वी की सुंदरता और विशालता दोनों का वर्णन है, ब्यूटी एंड एनॉर्मस साइज। ठीक है, चलिए 103 पे आ जाता है। द विंड इन द पोएम टॉक्स टू, किससे बात कर रही है विंड? इटसेल्फ पहला ही आंसर सही है। ठीक है, एक सेंटेंस यूज हुआ, एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल, देयरफॉर द आंसर इज इटसेल्फ। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन हो रहा है यहाँ, विंड इज गिवन द ह्यूमन एबिलिटी टू टॉक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। चलिए 104 देख लेते हैं, 104 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन 1 एंड लाइन 4। चलिए देख लेते हैं। लाइन लाइन 1 क्या कहती है? ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड डब्लू हो रहा है। वो लाइन 1 में क्या हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड डब्लू हो रहा है, तो क्या हो गया ये? तो क्या हो गया ये? रिपीटेशन ऑफ वर्ड डब्लू होता है तो क्या होता है? वो अल्ट्रेशन होता है, ये आप लोगों को मैं कई बार पढ़ा सकता हूँ, अलिट्रेशन होता है वो। तो अलिट्रेशन कहाँ है? इसमें है और इसमें है, तो ये तो अपने आप चला ही गया, तो इनमें से देख लेते हैं। फिर क्या कर रहा है? फोर्थ लाइन में क्या हो रहा है भाई? वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, वर्ल्ड इज डायरेक्टली एड्रेस्ड एज इफ इट वर अ पर्सन, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया थर्ड, इसका आंसर है। अलिट्रेशन में मतलब जहाँ पे वर्ड, किसी एक वर्ड को रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, पारमिक ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण दे देते हैं दोस्तों, जब हम क्या दे देते हैं? किसी निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण दे देते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए 105 पे आ जाते हैं तुरंत प्रभाव से। ठीक है, लिस्ट थ्री डिफरेंट थिंग्स इन द स्टैंजा 3 फाउंड ऑन द अर्थ दैट मेक्स इट ग्रेट। चलिए बता देते हैं भाई, कौन सी वो तीन चीजें हैं जो कि स्टैंजा 3 में मिलती हैं और अर्थ पे पाई जाती हैं, जो अर्थ को महान बनाती हैं। चलिए देख लेते हैं भाई, वो क्या क्या है। क्या क्या है? रिवर, गार्डन एंड क्लिप्स हैं क्या? बिल्कुल पहला ही सही आंसर है इसका। क्या है? क्या कहता है स्टैंजा? मेंशन करता है वीट फील्ड्स, रिवर्स, ट्रीज एंड गार्डन एंड क्लिप्स एंड आइसलेट्स। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, वास्ट बैक इफेक्ट, ये सॉरी, आइसलेट्स, ओशन एंड पीपल नहीं हो सकते, क्यों नहीं है भाई? ठीक है, ठीक है, ओशन का मेंशन ही नहीं है कहीं पे, तो ये गलत हो गया। वीट फील्ड ट्रीज एंड विस्पर, वीट फील्ड ट्रीज एंड विस्पर, ट्री विस्पर्स बिलोंग टू एल्सवियर, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना, ट्री विस्पर जो है वो कहीं और का बिलोंग होता है। सिटीज ग्रास एंड मिल्स, सिटीज ग्रास एंड मिल्स, तो मिल्स का नहीं मेंशन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड असेसमेंट ऑन द टीचर्स, लर्नर्स एंड मटेरियल्स इज कॉल्ड। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड असेसमेंट ऑन टीचर्स, लर्नर्स एंड मटेरियल इज कॉल्ड। चलिए भाई, क्या कहा जाता है मटेरियल को? चलो देख लेते हैं भाई, भाई देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, इसको कहते हैं वॉश बैग इफेक्ट, वॉश बैग इफेक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, परीक्षा का टीचिंग और लर्निंग पर पड़ने वाला प्रभाव वॉश बैग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एग्जाम्पल मैनली टेस्ट ग्रामर, टीचर्स में स्पेंड मोर क्लासरूम टाइम टीचिंग ग्रामर। ठीक है, तो वॉच बैक इफेक्ट क्या होता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टिंग असेसमेंट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। उसको जब टीचिंग, किसी असेसमेंट या टेस्ट का जब असर होगी इस पर टीचिंग और लर्निंग पे, तो उसको वॉच बैक इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। समझ गए भाई? ठीक है, ठीक है भाई, 107 देते हैं। स्कूल शुड फॉलो एडेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म बिकॉज, एडेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म को स्कूल को क्यों फॉलो करना चाहिए? वैल्यू द कल्चरल लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? गिव इंपॉर्टेंस टू टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, नहीं भाई, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाने से वो जो है ना, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म नहीं हो जाएगा। बाइलिंगुअलिज्म मतलब दो लैंग्वेज नहीं आ जाएंगे। इट डजंट सेपरेट लैंग्वेज फ्रॉम कल्चर, प्रमोट द चाइल्ड्स लैंग्वेज बट नॉट द कल्चर। तो ये क्या कर रहा है? इट डजंट सेपरेट लैंग्वेज फ्रॉम कल्चर, तो लैंग्वेज से कल्चर को अलग नहीं किया जाएगा, तो दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा। हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, तो ठीक है, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म पहले लैंग्वेज को हिंडर नहीं करता है, बल्कि उसको बढ़ावा देता है, दोस्तों मेंटेन करके रखता है, तो ये भी गलत हो गया भाई। चलिए, लिंग्विस्टिक फंक्शन सच एज इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस एंड रिदम्स आर नोन एज। चलिए देख लेते हैं, लिंग्विस्टिक फंक्शन सच एज इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस एंड रिदम आर नोन एज। बताओ क्या कहता है इनको? इनको क्या कहता है? इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस एंड रिदम आर नोन एज पोएट्री नहीं, प्रोसडी कहलाते हैं। प्रोसडी कहते हैं, कैसे? प्रोसडी रेफर्स टू सुपर सेगमेंटल फीचर्स ऑफ स्पीच सच एज स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, पिच। तो फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स क्या होता है दोस्तों? फोनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ स्पीच या साउंड होता है, स्टडी ऑफ स्पीच या साउंड होता है। पैराग्मेटिक्स क्या होता है दोस्तों? मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब जब मीनिंग की कॉन्टेक्स्ट में स्टडी जिसको होती है उसको क्या कहता है? पैराग्मेटिक्स कहता है। ठीक है, चलिए, चलिए भाई देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया?
ठीक है, इंडिया में लैंग्वेजेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों, बताओ। हिंदी इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ भाई। बिल्कुल, बिल्कुल एक लेवल पे एक्सेप्टेड है इस तरह से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 22 लैंग्वेजेस। देयर आर 22 लैंग्वेजेस। सही बात है एकदम, एट्थ शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस का जिक्र है। संस्कृत इज अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये गलत है भाई। संस्कृत इज क्लासिफाइज एज अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशनल यूजीसी लैंग्वेज कॉन्टेक्ट। ठीक है, अरे भाई ये कैसे सही हो गया? ये ऐसे सही हो गया क्योंकि जो यूजीसी की जो अभी लैंग्वेज वो है उनमें इसको लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज कहा गया है। नॉट टू बताना है। हिंदी इज अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, नहीं भाई इसका थर्ड ही आंसर है। इसका थर्ड आंसर है, हिंदी तो है भाई। ठीक है, चलिए 1/10 देख लेते हैं फिर हमारा। 1/10 इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर एंड प्रेजेंट एन एडवर्टीजमेंट ऑन अ गिवन टॉपिक। लर्निंग अ लैंग्वेज इन दिस वे इज कॉल्ड। ठीक है, बताओ भाई क्या कहा जाएगा लैंग्वेज को इस तरह से जो सीखी जाएगी। स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप्स एंड प्रेजेंट एन एडवर्टीजमेंट अंडर टीचर्स गाइडेंस, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। कंपटीशन एंड राइवलरी क्या होती है? कंपटीशन एंड राइवलरी क्या होती है? कोलैबोरेटिव लर्निंग में हम ग्रुप स्टडी करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं जिसमें कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कंपटीशन एंड राइवलरी, ठीक है, इसमें कोलैबोरेशन नहीं होता है, इंडिविजुअल कंपटीशन की बात करता है। लैंग्वेज गेम्स, स्पेसिफिक गेम्स बेस्ड एक्टिविटी होती है ये। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है दोस्तों? गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिफरेंट एजुकेशनल फंक्शन होते हैं, जबकि विद्यार्थी समूह में मिलकर एक कॉमन टास्क पूरा करते हैं तो उसको कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। इसीलिए हमारा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अ टीचर गिव्स अ टास्क टू फैमिलराइज द लर्नर्स विद द वोकैबुलरी यूज्ड इन रेस्टोरेंट्स। व्हाट अमंग द फॉलोइंग शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन? बताओ भाई क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लेसन का? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टू एक्वेंट द लर्नर्स विद द लेक्सिकल आइटम्स, यही पहला ही आंसर है इसका दोस्तों। पहला ही आंसर है इसका भाई दोस्तों। वोकैबुलरी से संबंधित लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लेक्सिकल आइटम्स को टारगेट किया जाता है दोस्तों। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव शुड बी फोकस ऑन लेक्सिकल लर्निंग। ठीक है भाई, लेक्सिकल आइटम्स क्या होते हैं? वोकैबुलरी वर्ड्स और एक्सप्रेशन पे जो ध्यान दे उसको लेक्सिकल आइटम्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई 112वां देख लेते हैं। विच स्कूल ऑफ लर्निंग विच स्कूल ऑफ लर्निंग बिलीव दैट लैंग्वेज वेदर वर्बल और नॉन वर्बल टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, बताओ भाई विच स्कूल ऑफ लर्निंग, कौन सा स्कूल है वो बिहेवियरिस्ट है दोस्तों। बिहेवियरिस्ट ढूंढ लो, ये रहा बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिज्म में क्या है? बिहेवियरिस्ट देखते हैं कि लर्निंग का फॉर्मेशन हैबिट के थ्रू होता है। ठीक है, पहले स्टिमुलस मिलता है, फिर रिस्पॉन्स मिलता है, फिर रीइंफोर्समेंट आता है। तो ये बिहेवियरिस्ट का है। ठीक है, फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लैंग्वेज स्टडी की जाती है, लैंग्वेज स्टडीड थ्रू इट्स फंक्शंस और यूज। ठीक है, और बिहेवियरिस्ट का मैंने बता ही दिया। कॉग्निटिविस्ट क्या है? ठीक है, ये मेंटल प्रोसेस के माध्यम से लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं, मेंटल प्रोसेस। इंटरेक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट और इंटरेक्शन के माध्यम से लैंग्वेज सीखा जाता है, और इंटरेक्शन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, बिहेवियरिज्म के अनुसार क्या है? लैंग्वेज लर्निंग मुख्यतः हैबिट फॉर्मेशन और रीइंफोर्समेंट पर होती है दोस्तों। चलिए 113वां क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं साथियों मेरे। चलिए 113वां क्वेश्चन। द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी आर कॉल्ड। बताओ भाई, टाइम एंड प्लेस ऑफ अ स्टोरी आर कॉल्ड सेटिंग। ये रहा सेटिंग, पहला आंसर है। थीम क्या होती है? ये एक सेंट्रल आइडिया होता है दोस्तों। क्या होता है? सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया होता है ये। सेटिंग क्या होती है दोस्तों? सेटिंग क्या होती है? टाइम और प्लेस होती है दोस्तों। ठीक है, टाइम एंड प्लेस होता है, टाइम एंड प्लेस। और प्लॉट क्या होता है दोस्तों? प्लॉट बता दो कोई। ये सीक्वेंस होता है या स्ट्रक्चर होता है? ये क्या होता है? सीक्वेंस या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। क्लाइमैक्स क्या होता है? क्लाइमैक्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन होता है उसको क्लाइमैक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कहानी कब और कहाँ घटित होती है उसे सेटिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर भाई। इन अ लैंग्वेज क्लास अ टीचर आस्क अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू एक्ट एज परचेजर्स, property sellers, landlords, and tenants, while other students are asked to watch them and enjoy their conversation. This activity is called as। बताओ क्या है ये रोल प्ले है भाई। बहुत आसान हलवा सवाल है, रोल प्ले है भाई। एकदम हलवा है ना, इसको मतलब ऐसे तोड़ मड़ोड़ के आप लोग खा जाएंगे इस तरह के अगर सवाल आएंगे तो। भाई इतना पढ़ लीजिए कि सब कहीं से आ जाए देख लिया जाएगा। रोल प्ले क्या होता है दोस्तों? रोल प्ले क्या होता है दोस्तों?
विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन का अलग अलग भूमिकाएं देकर बातचीत करवाने को रोल प्ले कहते हैं। लर्नर्स अज्यूम पर्टिकुलर रोल्स एंड कम्युनिकेट एक्ट अकॉर्डिंग टू दोज रोल्स। ठीक है, ड्रामा क्या होता है? ड्रामा ड्रामा हम इमिटेट करते हैं, किसी की एक्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्टिंग क्लास में एक्टिंग सिखाई जाती है, गाइडेंस में आप लोग जान रहे हैं किसी को मेंटरशिप किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं हम। अ लैंग्वेज टीचर ब्रिंग्स एवरीडे ऑब्जेक्ट्स सच एज न्यूज़पेपर, मेन्यू कार्ड्स एंड ट्रेन टिकट्स टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। व्हाट इज शी डूइंग टू मेक लर्निंग हैपन? तो क्या बता रही है? क्या टीचर ब्रिंग्स न्यूज़पेपर, मेन्यू कार्ड्स एंड ट्रेन टिकट्स टू टीच द स्टूडेंट? तो ये क्या हो रहा है? चलिए देख लेते हैं। चलिए, सी इज यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल टू मेक हर टीचिंग मोर रियलिस्टिक एंड यूजफुल। मिल गया आंसर, यही आंसर है भाई दोस्तों, इसका पहला ही आंसर है इसका। ऑथेंटिक मटेरियल्स आर मटेरियल जो कि ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर रियल लाइफ कम्युनिकेशन रादर देन स्पेसिफिकली फॉर लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इसमें आते हैं न्यूज़पेपर, मेन्यू, टिकट, टाइम टेबल, एडवर्टीजमेंट। तो रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाली वास्तविक सामग्री का लैंग्वेज क्लासरूम में लाना ऑथेंटिक मटेरियल का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्लानिंग अ लिसनिंग लेसन? कौन सा बताइए, कौन सा नहीं है? कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है लिसनिंग लेसन प्लान करने में? चलिए देख लेते हैं। पॉज द रिकॉर्डिंग, भाई ये तो है। स्पीड ऑफ डिलीवरी, ये भी है। जेंडर ऑफ स्पीकर, ये नहीं है दोस्तों। नंबर ऑफ स्पीकर, ये भी है। ठीक है, तो बता देते हैं क्या इसका मतलब। पहला देख लेते हैं, जेंडर ऑफ स्पीकर। ठीक है, स्पीड ऑफ डिलीवरी क्या है? ये कॉम्प्रीहेंशन को अफेक्ट करता है दोस्तों। ये किसको अफेक्ट करता है? कॉम्प्रीहेंशन को। और फिर नंबर ऑफ स्पीकर किसको? डिफिकल्टी को, लेवल को अफेक्ट करता है। ठीक है, बस यही है। पॉज क्या करता है? कैन सपोर्ट लर्न प्रोसेसिंग। ठीक है, जेंडर स्पीकर क्या होता है? मतलब फंडामेंटल फैक्टर है फॉर डिजाइनिंग लिसनिंग डिफिकल्टी। लिसनिंग लेसन की प्लानिंग में स्पीड, पॉज, स्पीकर की संख्या महत्वपूर्ण है। स्पीकर का जेंडर समानता कोर पैडागोजिकल फैक्टर नहीं होता है दोस्तों। चलिए भाई, 117वां क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया इंटेंड्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड। बताओ भाई क्या है? क्या है? कम्युनिकेशन। क्या? कम्युनिकेशन हैपेंस एंड सोशल कोहेजन इज मेंटेन्ड। बस यही है आंसर इसका। यही आंसर इसका क्या मतलब है? भारत में भाषा केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं, यह आइडेंटिटी और कल्चर से भी जुड़ी होती है दोस्तों। तो इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम requires teachers to understand that different languages can coexist and contribute to communication, identity, inclusion and social cohesion। ठीक है, तो ये रहा। 118वां देख लेते हैं। विच स्किल ऑफ लैंग्वेज इज नॉन एज रिसेप्टिव स्किल? बताओ भाई, कौन सी स्किल ऐसी है जो रिसेप्टिव स्किल्स के तौर पे जानी जाती है? क्या वो लिसनिंग एंड रीडिंग है? क्या वो लिसनिंग एंड रीडिंग है? क्या वो लिसनिंग एंड रीडिंग है? बिल्कुल वो लिसनिंग एंड रीडिंग है। मेरा फोर्थ आंसर इसका। तो इस 18वें का फोर्थ हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, लिसनिंग में क्या होता है? रिसीव कर रहा होता है, जो स्पोकन लैंग्वेज होती है उसको रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, रीडिंग में क्या होता है? रिसीव कर रहा होता है रिटन लैंग्वेज को। ठीक है, ठीक है, हो गया फिर क्लियर। लिसनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है दोस्तों, बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं। हियरिंग द साउंड, डिकोडिंग द साउंड एट द आर, रिकॉग्नाइजिंग साउंड एंड डिटेक्टिंग द मीनिंग फ्रॉम इट। ये फोर्थ सही है इसका दोस्तों। फोर्थ सही है भाई इसका। ठीक है, तो पहला क्या है? वो देखो, वो सिर्फ सुनने की उस पर ध्यान दे रहा है। गेसिंग द कंटेंट क्या होता है? ठीक है, गेसिंग से सिर्फ ये इनसफिशिएंट है, इसका मतलब नहीं निकलेगा। यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, प्रायर नॉलेज हेल्प करेगा, बट ये पूरे प्रोसेस को नहीं डिफाइन करता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें क्या है? रिकॉग्नाइज कर रहा है पहले, फिर उसके बाद में इंटरप्रिटेशन कर रहा है या फिर मीनिंग निकाल रहा है, तो ये हमारा फोर्थ सही हो जाएगा इसलिए। चलिए भाई, 120 देख लेते हैं, ये अंग्रेजी का लास्ट सवाल है। ठीक है, मैच द लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स इन कॉलम ए विद देयर अंडरस्टैंडिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज इन कॉलम बी। देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैथ द लैंग्वेज मेथड। चलिए मैथ कर लेते हैं। चलिए मैथ कर लेते हैं। चलिए मैथ कर लेते हैं। CLT फोकसेस ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज सोर्स। चलिए देख लेते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो ये सोशली एक्सेप्टेबल एंड कॉन्सेप्चुअली अप्रोप्रिएट, ये तो इसी का यही सही है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? ठीक है, 2 का लगा लीजिए आप फोर्थ पे, बी का फोर्थ हो जाएगा। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन क्या होता है? ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन क्या होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन क्या होता है? सी का 3 रह जाएगा। रिटन लिटरेरी टेक्स्ट। वेस्ट न्यू मेथड क्या होता है? वेस्ट न्यू मेथड क्या होता है? साइलेंट रीडिंग होता है। तो ये हो गया भाई, वन आंसर हमारा इस तरफ। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से हमारा अंग्रेजी का पोर्शन खत्म होता है।
अब हम चलते हैं हिंदी के सेक्शन की तरफ, जो कि हम लैंग्वेज 2 से कर रहे हैं दोस्तों। ये रहा भाषा 2 में हिंदी। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना साथियों। तो बताओ भाई कैसा अभी तक जा रहा है मामला, मजा आ रहा है कि नहीं? कितने मिनट हो गए हम लोगों के करते हुए? 41 मिनट हो गए। ठीक है, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगले 10-15 मिनट में हिंदी भी हम लोग एक्सप्लेन आप लोगों को कर देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बारी हिंदी के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत जो है हिम्मत है। व्यक्ति के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। कुछ लोग ऐसी गोधुली में बसते हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह साधारण जीव का काम है। जिंदगी के उस पन्ने को पलट कर पढ़ना चाहिए जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। चलिए भाई पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन भाई बहुत तगड़ा है, मामला टाइट है भाई यहाँ पे। चलिए, निडर में प्रयुक्त उपसर्ग नी की अर्थगत विशेषता बताइए। तो निडर में उपयुक्त जो नी है उसकी बता देना। चलिए, अधिकता है क्या? अधिकता है क्या भाई? अधिकता के लिए या तो अति शब्द होता है या अधि शब्द होता है, यहाँ तो नी शब्द है। ठीक है, ठीक है, तो ये अधिकता तो नहीं बताएगा, तो ये गलत हो गया। ये अभाव बता रहा है क्या दोस्तों? अभाव बता रहा है क्या? निडर का अर्थ होता है डर से रहित। निडर का अर्थ होता है डर से रहित, अर्थात जिसमें डर का अभाव हो, इसलिए नी का अर्थ है रहित या अभाव, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो रहित भी तो है पर इसमें ऑप्शन, पर अभाव ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए, चलिए आप देख लेते हैं रहित, थर्ड ऑप्शन हमारा। हालांकि ये भी सही हो सकता था पर अभाव दिया हुआ इसलिए सही नहीं है। तो सहित भी है एक वर्ड, सहित भी है एक वर्ड। ठीक है, सहित का मतलब तो किसी चीज के साथ में चलना होता है, तो ये हो गया गलत। तो उपसर्ग, उपसर्ग का मैं क्या मतलब होता है, अंग्रेजी मीडियम वाले लोगों को बता दूं, उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स और अर्थ परिवर्तन, प्रीफिक्स एंड सिमेटिक चेंज होता है। गोधुली से क्या तात्पर्य है ये बताना है भाई। गोधुली से तात्पर्य क्या है? चलिए भाई बताइए, गोधुली से क्या तात्पर्य है? क्या गोधुली रात्रि वेला है? क्या गोधुली रात्रि वेला है? रात्रि का अर्थ, रात्रि का अर्थ रात का समय है। गोधुली रात नहीं बल्कि सूर्यास्त के आसपास का समय है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं तो दोस्तों, पहले जमाने में गाय सबसे महत्वपूर्ण थी, संस्कृत का जो वक्त था, तो उसमें जो गाय जब चर के लौटती थी सामने, तो जो उनके पदों से सूर्य की चमक जो पीली पड़ने लगती थी, उसी को गोधुली कहते थे दोस्तों। तो ये संध्या वेला हो गई दोस्तों। इसका हमारा क्या आंसर हो गया? फोर्थ आंसर हो गया, यानी संध्या वेला। प्रभात, प्रभात वेला नहीं है ये, प्रभात रेफर्स टू डाउन और मॉर्निंग। प्रभात सूर्योदय से पहले आसपास का सुबह का समय होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। चलिए, इसका यार इसमें अब एक्सप्लेन क्या ही करना। सिफत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सिफत का क्या अर्थ होता है? सिफत का क्या अर्थ होता है बताओ भाई। सिफत, सिफत का अर्थ क्या उद्देश्य होता है? नहीं, सिफत का अर्थ उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य तो ऑब्जेक्टिव ये होता है, टारगेट होता है। क्या स्वीकृति होती है? नहीं। विशेषता होती है क्या? क्या विशेषता होती है क्या? बिल्कुल। विशेषता, गुण, सिफत का मतलब होता है गुण। ठीक है, सिफत का अर्थ है गुण, विशेषता, खूबी या क्वालिटी जिसको कहते हैं दोस्तों। चलिए भाई आगे बढ़ लें थोड़ा। अड़ोस पड़ोस को देख कर चलने से क्या अभिप्राय है? चलिए भाई बताइए, अड़ोस पड़ोस को देख कर चलने से क्या अभिप्राय है? अपने दाएं बाएं देख कर चलना, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना, दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना। ये रहा थर्ड आंसर है इसका। ठीक है, थर्ड आंसर है भाई इसका। ठीक है, दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना। इसका क्या, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर अपनी जिंदगी को एडजस्ट कर लेना या अपनी जिंदगी को उनके अनुसार जीने लगना, उसी को कहते हैं दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना। किस गुण के होने से व्यक्ति के और बाकी गुण स्वतः पैदा हो जाते हैं? किस गुण के होने से व्यक्ति के और बाकी गुण स्वतः ही पैदा होते हैं? बताइए, किस गुण के होने से बाकी गुण स्वतः ही पैदा हो जाते हैं? चलिए, तो भाई नेतृत्व है क्या? वो नेतृत्व की बात नहीं हुई है भाई पैसेज में। वो साहस है भाई, वो साहस है, संतोष नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है? जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है भाई, बता दिए इसका भी। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लें। जिसमें चुनौतियां हो, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें चुनौतियां हो यही सही जवाब है। जिसमें सुखी सुख हो, नहीं इसका तो विरोध है। जिसमें असफलताएं हो, नहीं। जिसमें फूलों की सुगंध हो ना। ठीक है, साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या है बताओ भाई।
साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या होती है वो बता दो। ठीक है, वह सदा आगे बढ़ता जाता है। क्या वो सदा आगे बढ़ता जाता है? ठीक है, चलिए नहीं भाई, वो बहुत निडर होता है। पॉजिटिव है, देख लेते हैं इससे। बाधाओं से नहीं घबराता है, पॉजिटिव है। लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, यही है। ये फोर्थ आंसर है भाई इसका। इसका फोर्थ आंसर है भाई। गोधुली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय क्या है भाई? गोधुली में बसने वाले लोगों से क्या अभिप्राय है? बताओ भाई। चलिए, गोधुली में बसने वाले व्यवस्था और अभाव में जीने वाले लोग ही हैं, पहला ही आंसर सही है भाई इसका। ठीक है। गोधुली वास्तविक साम मात्र नहीं है, ये निराशा, अभाव और संघर्षपूर्ण जीवन का प्रतीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि थक हार के लौट रही है गायब अब घर को करके। ठीक है, तो हियर गोधुली इज यूज मेटाफोरिकली टू सजेस्ट लाइफ ऑफ डिप्रीवेशन एंड हेल्पलेसनेस एंड अनसर्टेनिटी दोस्तों। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं, एक और पैसेज दिया भाई, इसको पढ़ लें। ठीक है। ठीक है। मनुष्य के आनंद की सहज अभिव्यक्ति है संगीत। संगीत जीवन की अनमोल धरोहर है। संगीत प्राकृति प्रदत्त कला है। ललित कलाओं में संगीत कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संगीत वह ललित कला है जिसमें हम अपने मन की भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। संगीत एक सार्वभौमिक कला है। संगीत का जन्म आनंद से होता है और हमारे लिए आनंद का सृजन भी संगीत करता है। संगीत के आनंद को पाने के लिए सुनने की कला विकसित करनी पड़ती है। संगीत केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं, अपितु हमें संस्कृत भी करता है। संगीत हमारे भीतर की अच्छाइयों को उद्वेलित भी करता है। उद्वेलित भी करता है दोस्तों। चलिए भाई देख लेते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसमें। अब इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है भाई? बताओ। बताओ भाई जल्दी से। भाई स्वर और लय है ना, अभी तो पढ़ा है, तो बी आंसर हो गया इसका। रंग और आकृति मुख्यतः चित्रकला का उद्देश्य कला के माध्यम है। स्वर और लय का क्या है? छंद और अलंकार मुख्यतः सॉरी। संगीत में भावनाएं स्वर, पिच, नोट और लय, रिदम के माध्यम से व्यक्त होती हैं अपनी भावनाएं। छंद और अलंकार क्या होता है दोस्तों? छंद और अलंकार में क्या है? छंद और अलंकार मुख्यतः काव्य साहित्य से जुड़े साधन हैं। मुद्रा और भाव, मुद्रा और भाव विशेष रूप से नृत्य अभिनय से व्यक्त हैं। ललित कलाएं और उनके अभिव्यक्ति माध्यम, फाइन आर्ट। ठीक है। सर्वोच्च का संधि विच्छेद करना है भाई। बताओ सर्वोच्च का संधि विच्छेद, सर्व प्लस उच्च होगा क्या? बिल्कुल सर्व प्लस उच्च होगा भाई। ठीक है, ये रहा फर्स्ट ही है हमारे इसका आंसर। ठीक है। सर्व प्लस उच्च के मेल को सर्वोच्च बनाता है। यहाँ ए प्लस ऊ के मेल से ओ की ध्वनि बनती है दोस्तों। ठीक है। चलिए भाई, अब हम आगे देख लेंगे, 131 पे आ जाते हैं। संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? बताओ भाई। संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए सुनने की कला विकसित करना आवश्यक आवश्यक है दोस्तों। सुनने की कला विकसित करनी चाहिए, ये सही है। सुरीला कंठ होना नहीं, संगीत का ज्ञान होना नहीं, संगीत पहचान करना नहीं। चलिए ठीक है। संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है दोस्तों? बताओ भाई, संगीत हमें किस तरह से संस्कारित करता है? कैसे? संगीत हमें किस तरह से, हमारा मनोरंजन करके ना, ये गलत है। अभिव्यक्ति का माध्यम बन के ना, हमें आनंदित करके ना, हमारे मन की अच्छाई को सामने लाकर, ये सही है इसका। इसका फोर्थ सही है भाई। ठीक है। 133 देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है? बताओ भाई, प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है? ठीक है, संगीत कला की बात की गई है ना भाई। नृत्य का क्या है? नृत्य भी एक ललित कला है, लेकिन गद्यांश का विषय नृत्य नहीं है। इसमें स्वर, लय, भाव को व्यक्त करने की बात की गई है। तो ये सब किसका? म्यूजिक का। स्थापत्य की बात की गई है, आर्किटेक्चर की बात हुई है क्या? नहीं भाई, आर्किटेक्चर का जिक्र है नहीं आया है। नाटक बताइए। नाटक, पूरा गद्यांश संगीत का मानव आनंद, भाव, व्यक्ति, प्राकृतिक प्रदर्शित करता है। तो संगीत इसका सही है भाई। चलिए, संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया, क्योंकि, बताइए क्योंकि ये आनंद का सृजन करता है दोस्तों। ये आनंद का सृजन करता है, तो पहला ही आंसर हो गया इसमें। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें दिक्कत, हाँ ठीक है, पहला ही आंसर, ये आनंद का सृजन करता है। ये प्रकृति प्रदत्त करता नहीं, ये ख्याति प्रदान करता है नहीं, ये सर्व नहीं। ये एक है। सार्वभौमिक का अर्थ बताना है। सार्वभौमिक का अर्थ बताओ भाई, क्या अर्थ होता है सार्वभौमिक का? संपूर्ण जगत में व्याप्त। संपूर्ण सभी धर्मों में व्याप्त नहीं, समान भाव से व्याप्त नहीं, स्वदेश में व्याप्त नहीं, संपूर्ण जगत में व्याप्त होगा, तो सार्वभौमिक होता है। चलिए दोस्तों, कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुलनीय ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? बताइए भाई। पॉडकास्ट करता है ये, कहाँ है पॉडकास्ट? ये
फिर ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था बोर्ड ने, मैं भी ड्रॉप कर रहा हूँ उसको। ठीक है, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? बताइए भाई, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? बताइए, बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। चलिए देख लेते हैं। वास्तविक, सॉरी, प्रदत्त कार्य, प्रदत्त कार्य यानी कि असेसमेंट टास्क के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थी की ऑनगोइंग लर्निंग अंडरस्टैंडिंग और डिफिकल्टी को दूर होता है। तो ये तो जरूरी है भाई। लिखित परीक्षा, ये रहा हमारा आंसर। लिखित परीक्षा, पारंपरिक लिखित परीक्षा अधिकतर समेटिव असेसमेंट से जुड़ी होती है, विशेषकर जब वह यूनिट कोर्स के अंत में केवल अचीवमेंट मेजर करे। इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सबसे कम उपयुक्त विकल्प है ये। ठीक है, चलिए, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है दोस्तों? बताओ क्या कहलाता है? ठीक है, वास्तविक वस्तु रियलिया ही कहलाया जाता है, सही है। ठीक है, रियलिया का अर्थ है वास्तविक जीवन की वस्तु को क्लासरूम में लैंग्वेज टीचिंग के लिए इस्तेमाल करना, जैसे सिक्का, टिकट, बोतल, फल, नक्शा इत्यादि। भाषा खेल क्या होता है? लैंग्वेज गेम्स गतिविधि जिनमें खेल के माध्यम से वोकेबलरी, ग्रामर, कम्युनिकेशन आदि सिखाया जाता है। शिक्षण सामग्री क्या होता है? टीचिंग मटेरियल एक व्यापक कैटेगरी है जहाँ है रियलिया इसी व्यापक टीचिंग मटेरियल का एक स्पेसिफिक प्रकार है दोस्तों। पाठ्य सामग्री सामान्यतः टेक्स्ट बुक, लेसन कंटेंट एंड प्रिस्क्राइब लर्निंग मटेरियल होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किस समुन्नत करने के लिए कहता है? चलिए बताइए। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, ये रहा फोर्थ आंसर इसकी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? त्रिभाषा सूत्र का संबंध मल्टीलिंगुअल एजुकेशन से है, इसलिए ये विकल्प कंसेप्चुअली संबंधित है, लेकिन केवल बहुभाषा शिक्षा कहने से मातृभाषा स्थानीय भाषा का भूमिका स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, बहुभाषीय एक शिक्षक नहीं है सकते। चलिए, चलिए, शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में सही नहीं है। बताइए क्या सही नहीं है? क्या सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है? क्या ये सही है? नहीं, एकदम गलत है ये। कैसे गलत है दोस्तों ये? टॉप डाउन प्रोसेसिंग में लिसनर अपने बैकग्राउंड नॉलेज, एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट का प्रयोग करके अर्थ समझता है। ठीक है, ना कि सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए, इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सुनने वाले का प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता होती है। ये है इसका सही जवाब। ये है इसका सही जवाब। कैसे? ये बॉटम अप प्रोसेसिंग की ओर अधिक संकेत करता है, जिसमें इंडिविजुअल साउंड, वर्ड, ग्रामेटिकल यूनिट को डिकोड किया जाता है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग में हर शब्द समझना आवश्यक है। ठीक है, बॉटम अप साउंड क्या होता है? इसमें साउंड होता है, वर्ड बनता है, सेंटेंस बनता है, मीनिंग बनता है। टॉप डाउन में क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट, नॉलेज होती है, प्रिडिक्शन होती है, मीनिंग होता है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, हमारा 141वां सवाल क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। हमारा 141वां सवाल जो है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई। 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें क्या करना है? 21 फरवरी, ये थर्ड आंसर इसमें। ठीक है, न्यू ईयर्स डे। ठीक है, 1 जनवरी को क्या होता है? न्यू ईयर डे होता है। 14 फरवरी को क्या होता है? वैलेंटाइन डे होता है। ठीक है, 21 फरवरी को क्या होता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है दोस्तों। ठीक है, और 13 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे नहीं, बल्कि ये किसी और चीज़ से संबंधित है। चलिए 142 देख लेते हैं। ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो अपने आप में सहयोगी को लिखने चाहेगा तो आपका मित्र भी है। चलिए बताइए क्या है? वो अनौपचारिक होता है दोस्तों, ये सही है। क्या? मित्रों को लिखी गई ईमेल सामान्यतः इनफॉर्मल ईमेल होगी, इसमें भाषा व्यक्तिगत, सहज और कन्वर्सेशनल हो सकती है, सही बात है। औपचारिक क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मल होता है। फॉर्मल में लैंग्वेज भी फॉर्मल होती है। ठीक है, फिर व्यापारी संबंधी होते हैं, लिखी पढ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन क्या है? बताइए भाई, क्या है वो आकलन जो किया जाता है? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, यानी कि हमारा पहले ही आंसर सही है इसके लिए। कैसे भाई? असेसमेंट फॉर लर्निंग, एफएल वह असेसमेंट है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को पहचान कर उनको लर्निंग को सुधारना है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूचे समूचे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन क्या है? सही है, तो दूरी होता है।
चलिए 144वां देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए 144वां। द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्यपत्रक वर्कशीट बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाएं। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को किस योग्य बनाना है कि किस योग्य बनाना है? विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण कर पाएं। क्या विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण कर पाएं, इसलिए योग्य बनाना था। ठीक है। भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है, बताओ भाई। बताओ। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है, तो हमको जवाब मिल गया। ठीक है, ये कैसे सही है? ये ठीक है, ये कैसे? ठीक है, देखिए हमसे गलत पूछा है। ठीक, हमसे गलत, तो इसलिए आधुनिक लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज के अनुसार लर्नर एरर्स हमेशा बाधा नहीं होती, वे लर्निंग प्रोसेस का स्वाभाविक हिस्सा होती है। बट यहाँ पे गलत ही पूछा है। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। चलिए, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है, चलिए बताइए। चलिए देख लेते हैं। खुले अंत वाली कक्षा पर कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्या हो सकती है और भिन्न भिन्न उत्तर निकाले जा सकते हैं, यही सही जवाब है भाई इसका। यही सही जवाब है। ओपन एंडेड टास्क में एक ही निश्चित उत्तर नहीं होता, विद्यार्थी अपनी कल्पना, अनुभव और भाषा का प्रयोग करके अलग अलग उत्तर दे सकता है, इसलिए ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। ये किसके द्वारा अनुशंसित है? ठीक है, बताइए भाई किसके द्वारा है? बताओ भाई। चलिए किस करके देख लेते हैं। क्या ये बिहेवियरिस्ट के द्वारा है? बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो लर्निंग को स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के आधार पर देखते हैं। एरर को लर्निंग का सकारात्मक एविडेंस मानना इनका मुख्य आधार है। ये किनका है? ये संज्ञानात्मकवादियों का है दोस्तों। संज्ञानात्मकवादी क्या कहते हैं दोस्तों? कॉग्निटिव अप्रोच लर्नर को एक्टिव प्रोसेसर मानता है। विद्यार्थी लैंग्वेज रूल्स को समझता है, हाइपोथेसिस बनाता है और अपनी गलतियों के माध्यम से अपने लिंग्विस्टिक सिस्टम को विकसित करता है। तो ये हमारा जवाब है। मानवतावादी क्या होते हैं दोस्तों? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लर्नर की इमोशन, सेल्फ स्टीम, पर्सनल ग्रोथ और इंडिविजुअल नीड्स पर जोर देता है। मनोविश्लेषणवादी साइकोमैनियाटिक अप्रोच क्या होती है? ये क्या कह रही होती है? ये अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनैलिटी डायनेमिक्स से संबंधित है। ये लैंग्वेज एरर्स को लर्निंग एविडेंस के रूप में समझाने वाले प्रमुख एजुकेशनल अप्रोच नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देख लेते हैं भाई। पठन वैकल्य, ठीक है, लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफिया, लेखन प्रक्रिया, ये सही है भाई। इसका इसका ये सही है भाई। ठीक है, ये भी सही है इसका। पठन विकल्प, ठीक है, पठन विकल्प, ये डिस्लेक्सिया भी सही है इसका। ठीक है, ठीक है, डिस्ग्राफिया लेखन प्रक्रिया, नहीं ये गलत है भाई। कैसे गलत है? डिस्ग्राफिया पठन विकार है भाई। यहाँ रीडिंग और राइटिंग को उलट दिया है। डिस्ग्राफिया का संबंध लेखन से है, रीडिंग से नहीं है इसमें। ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों? डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया का संबंध रीडिंग से है, ना कि लेखन से। ये भी गलत हो गया हमारा। तो ए एंड बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो यानी कि थर्ड आंसर आ गया इसमें, यानी कि इसका आंसर थर्ड आ गया। तो लेक्सिया को रीडिंग से और ग्राफिया को राइटिंग में से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 119वां सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सरकारी विद्यालयों की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है, बताए भाई। किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है? जीवन से संबंधता का सिद्धांत है ये। जीवन से संबंधता का सिद्धांत है ये। तो ये आपको फोर्थ चाहिए इसका। ठीक है, स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस प्रिंसिपल क्या होता है? का संबंध विचार से है। भाषा को कुछ हद तक उसी तरह सीखा जाए जैसे प्राकृतिक लैंग्वेज एक्विजिशन में होता है। अभ्यास और आदत निर्माण का सिद्धांत होता है चाहिए। ये बेवरेज अप्रोच जुड़ा है। रिपीटेशन, ड्रिल्स और रीइंफोर्समेंट इसका प्रमुख टूल है। केवल विजुअल एड्स और लैंग्वेज गेम्स इसका प्राप्त प्रमाण नहीं है।
अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत ये जो है लैंग्वेज गेम्स हैं, निश्चित रूप से स्टूडेंट को इंटरेस्ट और मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन आप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में विजुअल एड्स और लैंग्वेज गेम्स के प्रयोग का ब्रॉडर प्रिंसिपल लाइफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट लर्निंग पूछा है उसमें। चलिए 150 का देख लेते हैं, 150 का देख लेते हैं। ठीक है, सही रहा। उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है और नैतिक मूल्यों का सिद्धांत है? इसको फेबल कहते हैं। इसको फेबल ये तो हमको पता ही है यार, इसको फेबल कहते हैं। फैंटेसी किसको कहते हैं? फैंटेसी में कल्पना, अलौकिक दुनिया, असंभव घटनाएं और मैजिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन पशुपात मोरल लेसन अनिवार्य पहचान होती है। फेबल्स क्या होते हैं? फेबल एक ऐसी छोटी कथा होती है जिसमें अक्सर पशु पक्षियों को मानवीय गुण दिए जाते हैं और कथा के अंत में या कथा के मध्य में नैतिक शिक्षा मॉरल एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, विप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। ठीक है, साइंस फिक्शन वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, स्पेस, एडवांस सोसाइटी एंड साइंटिफिक प्रोसेस पर आधारित है। केवल पशु पात्र होने से कथा साइंस फिक्शन नहीं बनती है दोस्तों। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत किसी व्यक्ति की यात्रा, स्थानों, अनुभव और ऑब्जर्वेशन का वर्णन करता है। इसमें मुख्य पात्र पशु और नैतिक शिक्षण इसकी पहचान है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 150 के 150 सवाल हो गए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। साथियों, अगर आप सीटेट को दोबारा नहीं देना चाहते हैं तो ये PYQ सीरीज पूरा देखना है। और दोस्तों हम लोगों का काम पसंद आता है तो जो हम लोगों की प्ले लिस्ट है उसको अपने किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि लोग विजिट कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। बाय, टेक केयर।